नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 17वीं बीपीएससी 2024 आगामी होने वाली है। तो यहाँ हम आपके सामने इस सीरीज में 2024 की सबसे अपडेटेड बुक जो बीपीएससी की है, घटना चक्र पब्लिकेशन का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कवर करती है, उसे आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। इसमें विज्ञान के फिजिक्स एक एक करके, चूंकि घटना चक्र में हर विषय का अलग अलग दिया हुआ है, तो इस वीडियो में हम विज्ञान के फिजिक्स के सभी पूछे गए प्रश्न 38वीं से 69वीं तक के डिस्कशन को करने वाले हैं। यह बुक काफ़ी अच्छी बुक है, मार्केट में काफ़ी एररलेस किताब है। 2024 की सबसे लेटेस्ट आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको बीपीएससी की औकात जाननी है, बीपीएससी का ट्रेंड जानना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना देखे बिना पढ़े आप बीपीएससी की परीक्षा में बैठना या उसकी तैयारी करना आपके लिए निरर्थक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, और ऐसी ही सीरीज हर विषय के लिए अलग अलग आएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान का पहला सब्जेक्ट भौतिकी। तो भौतिक विज्ञान से जो सवाल है घटना चक्र में, उन सारे सवालों को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो घटना चक्र ने एक और अच्छा काम किया कि चैप्टर वाइज भी थोड़ा सा एनालाइज किया है, तो चैप्टर वाइज भी हम लोग चैप्टर वाइज ही देखेंगे। जैसा घटना चक्र ने दिया है हम लोग वैसा यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं। तो पहला सवाल है, एंगस्ट्रम इकाई है, किसकी इकाई है? तो सही जवाब है तरंगदैर्घ्य की, है ना। घटना चक्र थोड़ी डिटेल्स भी बताता है, तो हम लोग डिटेल्स भी पढ़ते चलेंगे, क्योंकि बीपीएससी का एक लक्षण है कि वो टॉपिक से आजू बाजू भी सवाल पूछ लेता है। और खास करके साइंस की बात करेंगे ना, तो विज्ञान में बीपीएससी बहुत आजू बाजू से ही सवाल पूछता है, बहुत डीप सवाल साइंस से नहीं पूछता है। आप बीपीएससी के अभी क्वेश्चन देख ही रहे हैं, पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो आप इसे देखते रहिए। चलिए डिटेल्स में लिखा है, तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। हो सकता है अब जो एग्जाम है उसमें बीपीएससी यही पूछ ले कि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इसका प्रतीक यानी साइन होता है ऐसा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दूरी की। मैंने पहली बार कहा और अब फिर दोबारा कह रहा हूं कि बीपीएससी हर टॉपिक के इर्द गिर्द ही सवाल को घुमाता है। तो अगर सवाल पूछा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, तो देखिए इस बार सवाल तीसरा क्वेश्चन पूछा है प्रकाश वर्ष इकाई है, ये दूरी की। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बात समझ रहे हैं? और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि अगली जो परीक्षा होने वाली 17वीं बीपीएससी का ये सवाल रहेगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं, क्योंकि बीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है। तो जब तक किसी भी दुश्मन की ताकत को जानना है दोस्त, तो उसका बैकग्राउंड खंगालिए, आप प्रीवियस खंगालिए, और किसी भी एग्जाम को जानना है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझिए। 14 सवाल है, प्रकाश वर्ष का संबंध है। देख रहे हैं 3 सवाल, तीनों अलग अलग साल में प्रकाश वर्ष से ही है, तो दूरी से है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है, जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल भौतिक राशि है? तो भौतिक राशि पूछ रहा है, और वो भी मूल, तो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में 7 मूल भौतिक राशि हैं, 2 संपूरक मात्रक हैं और बाकी व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो बल ये मूल राशि नहीं है, वेग भी नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे जो हमारा ऑप्शन दिया है घटना चक्र ने प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए, अब यहां पर विद्युत धारा है, कार्य है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये सही जवाब है, विद्युत धारा है। क्लियर? तो कौन सी 7 मात्रक हैं जो मूल मात्रक कहलाते हैं, वो भी यहाँ पर डिटेल्स में आप देख सकते हैं। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है तथा पदार्थ का परिमाण है। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। क्लियर है? भौतिक राशियां जो मूल है वो स्वतंत्र है, फिर इसी की सहायता से जिसे हम बनाते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न।
चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, बीपीएससी द्वारा पूछेगा दाब की इकाई क्या है दोस्त। और याद रखिए 2018 में पूछा है, 64वीं बीपीएससी में दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर दाब का दूसरा मात्रक देखेंगे तो हमारे जो साइंटिस्ट साहब दाब की खोज किया पास्कल साहब ने, उसके नाम पर भी रखते हैं, पास्कल भी रखते हैं। तो हो सकता है अगली बार आपसे पास्कल से पूछ ले। अब देखिए अगली बार, जस्ट मैंने बार बार कह रहा हूं कि साइंस में सवाल बड़ा इर्द गिर्द घुमाता है, तो दाब का मात्रक फिर पूछ लिया है और 2019 में पूछ लिया, वो 18 में या 19 में। तो मैं हवा में बात नहीं कर रहा दोस्त, आपके सामने तथ्य है और तथ्य भी मैं अपना नहीं दे रहा हूँ। घटना चक्र बहुत ही प्रतिष्ठित किताब है, आप उसे देख सकते हैं। तो दाब का मात्रक इसमें से कोई नहीं है क्योंकि सब किलोग्राम है। ठीक है, चलिए तो दाब का मात्रक होता क्या है अगर आप कहें तो इससे पहले ये सवाल मैंने कराया था, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल जो कि 8वां नंबर है और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो सदिश और अदिश राशि भौतिकी का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अदिश मतलब अदिश यानी कि जिसमें दिशा ना हो, सदिश जिसमें दिशा हो। क्लियर। तो बल इसमें तो भैया दिशा होती है, बेग इसमें भी दिशा होती है, त्वरण में भी दिशा होती है, दाब में दिशा नहीं होती है और यही सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आंसर भी दिया है, चूंकि किताब में आंसर भी दिया है तो हम यहाँ आपको आंसर भी दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए सदिश और अदिश राशि क्या होती है। तो देखिए वैसी राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, दिशा और परिमाण जिसमें दोनों होता है वो सदिश कहलाती है। फिजिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें बल, बेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आता है। यही सब फिजिक्स में पूछेगा आपसे बीपीएससी। 9th के लेवल का ही फिजिक्स बीपीएससी पूछता है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स थोड़ा डीप पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी। अब ये दाब ही ऑप्शन में था हमारा। इसी से आगे क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी, अब ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो ये पूछ रहा है नहीं है, यानी कि नेगेटिव बात कर रहा है। ज्यादातर आजकल के सवाल जो है वो नेगेटिव में आते हैं। सदिश पूछ रहा है, सदिश नहीं है इसका मतलब अदिश होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो गति जो है वो कैसी राशि है दोस्त, ये एक अदिश राशि है। वेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, बलाघूर्ण सदिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है, यानी ऐसा मात्रक बताना है जिसकी राशि, ऐसी राशि बतानी है जिसकी मात्रक ही नहीं होती है। तो वो होती है विकृति। विकृति ऐसा मात्रक है, ऐसी राशि है सॉरी, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला सवाल पूछा है बीपीएससी ने, 1 माइक्रोन बराबर होता है। बिल्कुल होता है। 1/1000 mm यानी मिलीमीटर के बराबर होता है, या 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मिलीमीटर होता है। तो हो सकता है कभी आपको इस फॉर्मेट में पूछे बीपीएससी, अगले साल आपको इस फॉर्मेट में पूछ लेगा। ये उसका चाल चलन है, यही तो बीपीएससी का कहानी है। और ये सिर्फ साइंस में नहीं, साइंस में तो क्वेश्चंस थोड़ा बेसिक और थोड़ा सा एडवांस होता है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी बहुत एडवांस होता है, लेकिन टॉपिक के आसपास ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब उसकी बात करेंगे तो उसमें देखिएगा, वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड चीज़ें लाते रहें। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। फिर सदिश नहीं है यानी कि अदिश होगी। तो आयतन जो है वो सदिश नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, सदिश है। और आयतन सदिश नहीं है और सवाल नहीं ही पूछा है, नेगेटिव पूछा है, तो जवाब हमारा नेगेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और लेते हैं अगला सवाल जो कि है अगले टॉपिक्स पे। तो घटना चक्र ने एक और अच्छी बात करी है कि उसने टॉपिक्स भी हमारे सामने रखा है। अच्छी बात है, सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी दे रहा है, तो हमें पढ़ने में थोड़ी और आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन है मात्रक यंत्र, मापक यंत्र एवं पैमाने से। पहला सवाल है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो आर्द्रता नापी जाती है दोस्त हाइग्रोमीटर से। अब यहाँ 2 सवाल फंसते हैं, एक होता है आर्द्रता, ठीक है, और एक होता है जल का तुलनात्मक घनत्व या द्रव का घनत्व। दोनों में आपको कंफ्यूज करेगा और कभी ये पूछता है कभी वो पूछता है।
तो आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर और आपेक्षिक जल का घनत्व या द्रवों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रो। इसको याद करने के लिए सूत्र याद रखिए, H2O होता है हाइड्रो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनता है जल। तो हाइड्रोमीटर द्रव या जल के आर्द्रता को मापता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यही उसके डिटेल्स में लिखा हुआ था, हमने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, इसका पूरा नाम है। इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग होता है, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसमें से कोई भी चीज में इसका उपयोग नहीं होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ उपयोग होता है तो वो डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो कह रहा है कि सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण मतलब खोज तथा मानचित्र में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती है। इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में भी करी जाती है। समुद्र में किसी खोई हुई वस्तु का खोजने में भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अल्ट्रासोनिक उच्च वेग से चलती है, वो छोड़ी जाती है, और अगर कोई सामने वस्तु है तो वो टकरा कर वापस आ जाती है, तो हमें पता चलता है कि सामने कोई वस्तु है। इस तरह से हम खोई हुई वस्तु को समुद्र में खोज पाते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी का क्या तात्पर्य है? अब इतना आसान सवाल बीपीएससी पूछ लेता है। 1000 मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते। हो सकता है अगली बार पूछे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर, और 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो ये सब मान भी आप एक बार जरूर याद रखें। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻12 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वोल्टमीटर, विभवांतर, एमीटर, विद्युत धारा नहीं है पूछा है। इसका मतलब ये सारे होंगे, नहीं है वो कौन होंगे वो अभी हमारे सामने होंगे। चलिए देखते हैं कौन नहीं है दोस्त। तो कौन नहीं है वो देखने के लिए यहाँ पर आइए। चलिए, पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये निगेटिव है, ये नहीं है। विद्युत प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर नहीं मापता है। तो गैल्वेनोमीटर है क्या? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा के डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है। यानी कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा जा रही है कि नहीं जा रही है, ये डिटेक्ट करने के लिए करी जाती है गैल्वेनोमीटर का यूज। और विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो सुमेलन है वो गलत था और हमसे निगेटिव ही पूछा था, तो सही जवाब यही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? ये अब पूछ रहा है कि सही मेल कौन सा है। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कुल मिलाकर के ये सारे के सारे सही मेल है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर नापता है ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है और इसी पर हमारा डॉक्टर साहब जो है इस्तेमाल करते हैं। आला गांव घर में कहते हैं, फिजिक्स में उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है, जो इस ध्वनि की तीव्रता को मापता है, अर्थात हृदय की गति की स्पंदन को मापता है। हृदय हमारा लबडब लबडब जो करता है उसे मापता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। घड़ी में समय नापा जाता है। बिल्कुल नापा जाता है, घड़ी तो समय ही बताता है और नापता है। तो घड़ी में समय नापा जाता है क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा। तो डिटेल्स में लिखा है कि घड़ियों में समय क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। क्वार्टज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। आगे बढ़िए। एक जिप्टो बराबर होता है ना? एक जिप्टो बराबर है, किसके बराबर है ना? तो चलिए 4 ऑप्शन है, एक 5वां ऑप्शन भी होगा, उसे भी चेक करते हैं। चलिए, तो 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 10⁻⁻21, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला सवाल लेते हैं, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि यानी दोलन काल होती है? बिल्कुल होती है, ये होती है 2 सेकेंड। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि 2 सेकेंड होती है। तो आप देख रहे हैं कि फिजिक्स का जो क्वेश्चन है आमतौर पर फैक्चुअल क्वेश्चन ही बीपीएससी पूछती है, ज़्यादा डीप में नहीं जाती है। अगला जो टॉपिक है वो है यांत्रिकी। पहले ही मैंने बताया कि इस वीडियो में पूरी फिजिक्स खत्म कर दूंगा, फिर अगली वीडियो में केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर इसी तरह हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, फिर बिहार स्पेशल और विविध को भी हम लोग पढ़ेंगे। घटना चक्र की पूरी किताब पढ़ेंगे महज 3-4 दिनों के अंदर। चलिए पहला प्रश्न बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तीरंदाजी। तीरंदाजी, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्या? तो न्यूटन साहब ने कहा कि कोई भी बल जब आप किसी पे लगाते हो तो वो आपको रिएक्शन में आप पर बल लगाती है। जैसे आप दीवार में मारेंगे मुक्का तो दीवार आपके हाथों पर बल लगाएगी, इसीलिए आपको चोट लगती है। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गांव घर में कहते हैं जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट। इसका कई एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि नदियों में जब नाव से आप कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर जाती है। क्लियर? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित करी? तो गति को सबसे पहले परिभाषित करने वाला साइंटिस्ट था गैलीलियो। और मजे की बात यह है या दुख की बात है कि गैलीलियो जिस साल मरे उसी साल न्यूटन साहब का जन्म हुआ। तो ये कोइंसिडेंस कहा जाता है और न्यूटन साहब ने फिर बड़े होकर पूरी तरह गति को समझाया, इसीलिए गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम दिया न्यूटन साहब ने, ये सम्मान दिया। काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन गति के बारे में पहली बार बताया था किसने? गैलीलियो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल गुणनफल है? बिल्कुल है। बल यानी F बराबर किसके है? m इंटू ए, मास गुने एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल जो कि है आपके सामने। क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? भाई त्वरण होता क्या है? तो जैसा कि आप गाड़ी चला रहे हैं 40 के स्पीड में और गाड़ी 40 में ही चल रही है तो कोई त्वरण नहीं है, क्योंकि एक समान चाल है। जैसे ही गाड़ी स्पीड 50 पकड़ ली तो त्वरण हुआ। जब गति में चेंज होता है तो त्वरण हुआ। तो 40 से चल रही थी 60 हो गई, तो 40 पे चल रही थी ये प्रारंभिक वेग, और 60 हो गई ये अंतिम वेग। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि त्वरण कितना है, तो भाई जो लास्ट स्टेज में वेग था वो और जो स्टार्टिंग वेग था उसको घटा दीजिए आप। तो अंतिम वेग यानी कि v और प्रारंभिक वेग यानी कि u घटा देंगे अपॉन t, तो निकल जाएगा a यानी एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है दोस्त? तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है ऑप्शन सी अपकेंद्रन। अपकेंद्रन। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं घटना चक्र बाबू साहब का। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाला, ये सारा का सारा अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। अगला सवाल है, पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो पदार्थ के संवेग और वेग, तो संवेग और वेग के अनुपात को जब लगाएंगे तो निकलता है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं दोस्त, और वो रहा आपके सामने ये स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो बॉल बेरिंग का यूज स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में कन्वर्ट करता है ताकि चीजें आसानी से चल पाए, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कोई भी गाड़ी बॉल बेरिंग होती है उसमें लगी। चलिए, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यही चीज क्रिकेट में होता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को कैच पकड़ने के बाद हाथ को पीछे की ओर खींचता है। क्या, क्यों? देखिए बॉल बहुत तेजी से आ रही है तो हाथ में चोट लग जाएगी, इसलिए पीछे खींचकर बॉल की गति को कम करता है। बॉल जिस संवेग से आ रही है उसके संवेग को कम करता है ताकि वेग में कमी हो, जिसके कारण बॉल हाथों पर कम चोट लगाए। तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
आगे बढ़े। अगला सवाल है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी, सिंपल सा बात, ये गोल है, ये केंद्र है। ये बल अगर कोई यहाँ पर नाच रहा है, जैसे मौत के कुआं में गाड़ी चल रहा है, तो ये जो केंद्राभिमुखी बल है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके? तो वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, तो यहाँ जो गाड़ी दौड़ रही है उसको गतिमान रखने के लिए केंद्र पर एक फोर्स काम कर रही है, ठीक है, जिसे अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं। तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल्स लिखा है, जो डिटेल्स लिखा है मैं आपको समझा ही देता हूँ, तो यहाँ डिटेल्स देखने की जरूरत है नहीं। अभिकेंद्र बल कहते हैं, जैसे यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को व्यक्ति घुमाता है तो वो अभिकेंद्रीय बल कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल किस में शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, और एक और ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो भी चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कर लिया जाए। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, तो ऑप्शन है ए, यानी कि गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? अब आप सड़कों पे गाड़ियां चलते हुए जरूर देखे हो, गाड़ी का टायर सड़क के साथ घर्षण में चलता है, और जब गाड़ी ब्रेक लगाती है तो गाड़ी गतिज में होती है, गति में होती है, ब्रेक लगाती है तो घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा, यानी कभी कभी आग लग जाती है, धुआं उड़ता है। तो यही हमसे कहना चाह रहा है। अगला सवाल है वो देखते हैं दोस्त। एक बस सीधी रास्ते पे चल रही है, बिल्कुल अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, फिजिक्स का जड़त्व का नियम लगता है यहाँ पर कि जब आप गति में हो और कोई चीज़ विराम में हो तो उसको उल्टा रिएक्शन होता है, क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमारी कमर से नीचे की चीज़ें सीट पे बैठ जाती है तो वो गति में आ जाती हैं बस के साथ, क्योंकि वो बस से अटैच है, लेकिन कमर से ऊपर ये हिलते डुलते रहता है, ये नहीं है। इसलिए तो सीट बेल्ट लगाया जाता है कि आप इधर उधर ना भागें, लेकिन कमर से ऊपर बस में तो सीट बेल्ट होता नहीं है, तो हम लोग बाईं ओर झुक जाएंगे, गाड़ी दाहिनी ओर जाएगी। बात समझ रहे? जड़त्व का नियम लगता है इस पे, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा जड़त्व का नियम, विश्राम जड़त्व, गति जड़त्व, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो बताइए कमेंट करके, एक वीडियो बना देते हैं जड़त्व पे। आगे बढ़िए। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहेगा? एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब स्थिर चाल से घूम रही है तो जो इस ऊर्जा है उतनी ही रहेगी, कोई दिक्कत यहाँ तो होने वाला नहीं है। आपेक्षिकता का सिद्धांत, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था? एक ही विद्वान है, अल्बर्ट आइंस्टीन। E बराबर mc², एनर्जी, मास, समय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। ये रहा आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में, बल को किस में मापेंगे? न्यूटन में। दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को किस में प्रदर्शित किया जाएगा? तो जूल में। कार्य का मात्रक क्या होता है भैया? जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा फिजिक्स का अगला टॉपिक्स, गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व यानी ग्रेविटी, यानी पृथ्वी हमारी किसी भी वस्तु को जो खींचती है उसे कहते हैं गुरुत्व के अंदर एक बल काम करता है, गुरुत्व बल, ग्रेविटी। 10 मीटर पर सेकेंड 9.8 बताया था न्यूटन साहब ने, हम लोग 10 मान के चलते हैं। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए, यानी धरती अगर तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कई बार एग्जाम में पूछता है और बीपीएससी का सवाल एक स्टैंडर्ड सवाल होता है, तो दरोगा में, बिहार पुलिस में भी सब में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, अगर साइंस का सवाल उसमें आ रहा है तो एक बार आप जरूर देखिए बीपीएससी का फिजिक्स। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है दोस्त। तो 100 न्यूटन यहाँ है तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। तो अगर आप काटेंगे, इसको भाग लगाएंगे तो कुछ 16.7 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। क्लियर है? तो किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल पे डिपेंड करता है। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ज्यादा है
चंद्रमा की उसकी अपेक्षा 1/6 गुना है, इसलिए जो भार आपका पृथ्वी पर होगा चंद्रमा पर जाके वो 1/6 हो जाएगा। क्लियर है? यदि आप पृथ्वी पे 60 kg हैं तो चंद्रमा पे 10 kg हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन दोस्त? देखिए यहाँ पे बना के भी दिखाया है, तो हमने आपको दिखाई दिया पहले ही, घटना चक्र साहब ने बना के दिखाया है। अगला सवाल है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह पर गिरने से क्या होगा? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, तो आप कितना भी करेंगे तो साथ ही गिरेगा, तो किसी भी क्षण एक ही वेग का होगा, सेम वेग का होगा, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा उसमें। क्योंकि जहां वायुमंडल होगा तभी तो डिस्टर्ब करेगा। हमारे यहाँ हवा है इसलिए डिस्टर्ब कर देता है, वायुमंडल है इसलिए डिस्टर्ब करता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? लिफ्ट पे जब आप खड़े हैं तो आपका शरीर का भार लिफ्ट के फर्श पर क्या रहेगा, कितना लगेगा? तो जब लिफ्ट ऊपर जाते समय शून्य होगा, गलत बात है। लिफ्ट के तुरंत नीचे आते समय शून्य होगा, लिफ्ट के तुरंत से किसी भी दिशा में जाते शून्य होगा। भाई लिफ्ट के तुरंत के दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा, होगा यार। तो हमने देखा कि 3 ऑप्शंस मैंने क्रॉस कर दिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब इसका उदाहरण हम आपको लाइफ से देते हैं। लिफ्ट में तो आपने बहुत कम लोग चढ़े होंगे, या आप लोग चढ़े भी होंगे, माफ कीजिएगा भाई अगर आप चढ़े हैं। आप झूला झूले होंगे मेला में, दशहरा में, जन्माष्टमी में, तो आपने देखा होगा कि जब झूला त्वरित गति से ऊपर जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन झूला का एक पॉइंट है, उससे जब नीचे आती है तो आपको लगता है कि बॉडी में कुछ भी नहीं। ये फिजिक्स है दोस्त। मैं कैसे कहूँ कि फिजिक्स क्या है? सब कुछ फिजिक्स है। आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये फिजिक्स है। बादल का गरजना, बारिश होना, सुबह शाम होना, दिन और रात का होना, गर्मी और ठंडा का होना, सब फिजिक्स है। तो अब आपको अनुमान आ गया होगा। तो लिफ्ट में भी जब लिफ्ट तुरंत से नीचे आते समय शून्य होगा, लगेगा कुछ भी नहीं है, मेरा बॉडी हल्का है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? आप लोग कमेंट में बताइए जो फिजिक्स पढ़े हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका? क्लियर? अरे आप भी तो कुछ करिए, हम और आप पार्टनर हैं, कुछ कुछ आप भी कीजिए, कुछ कुछ हम भी कर रहे हैं आपके लिए। कुछ कमेंट वगैरह में अपना थॉट्स बताइए। यदि अगला सवाल लेते हैं, एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में गिराया जाए। ओहो, निर्वात, जहां कोई बात नहीं हो, वैक्यूम हो, कुछ ही नहीं हो, तो सब साथ गिर जाएगा भाई, तनाव लेने की नहीं है, तीनों एक साथ जमीन पे आएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जहाँ कोई बात ही नहीं है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। नहीं कहते जहाँ दोस्त लोग को बोलेंगे ना भाई चलो वहां पर पार्टी करेंगे, कोई नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला, कोई बात नहीं, चलो यार, कहेगा वाह, जहाँ कोई बात ही नहीं है, तनाव ही नहीं है यार। अगला सवाल लीजिए, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे क्यों आती है? आपने देखा होगा भूमध्य जो हमारे यहाँ हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, उसके तट पर ऊंची जल तरंगे आती है। ये आती है चंद्रमा से। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती है ना। ऑप्शन, अब चूंकि चंद्रमा ज्यादा महत्वपूर्ण है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये बीपीएससी ने भी माना है और आपके घटना चक्र वाले साहब ने भी माना है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, अरे भैया, तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। गलत बात है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। इसके भार बदल जाएंगे परंतु द्रव्यमान नहीं। सही बात है, किसी भी चीज का भार बदलता है क्योंकि भार डिपेंड करता है ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल पर, द्रव्यमान नहीं करता है। तो द्रव्यमान डिपेंड किस पे करता है? तो कमेंट कीजिए जो लोग फिजिक्स पढ़े कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, और भार बदल जाता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, इसका कारण क्या है? एक लाइन में जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दोस्त अगला सवाल। और सवाल उस टॉपिक से तो खत्म हो गया, अब अगला टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण। चलिए स्थूल पदार्थों के गुण टॉपिक से पहला सवाल लेते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, किस घटना के कारण? प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण। अब ये व्यतिकरण क्या होता है ना? प्रकाश का प्रावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, है ना, अपवर्तन, ये सब प्रकाश की क्वालिटीज है, गुण है, कैरेक्टर है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा।
तो आप जरूर कमेंट में लिखना ना भूलें, कमेंट में जरूर लिखिए क्या होता है, परिभाषा आप कमेंट में लिखिए। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर एक ठोस है, जब आप उसे जलाते हैं तो सीधे गैस बन जाता है, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री ये कहता है कि जब किसी ठोस को जलाते हैं तो वो द्रव बनता है, फिर गैस बनता है। भैया ये तो सीधे भाग जाता है। तो ऐसे सिस्टम को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, कि जरूर याद रखेगा, पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? किस पर काम करती है भैया? केशिका क्रिया, गलत है। बर्नौली के सिद्धांत पर। किस पर काम करती है? बर्नौली के सिद्धांत पर। अब आप कहेंगे बर्नौली का सिद्धांत है क्या? तो बर्नौली साहब ने कहा कि जब दबाव बढ़ाते हैं, दबाव बढ़ाते, दबाव यानी प्रेशर बढ़ाते, तो अब देखिएगा कि जो भी आपका सेंट मारते हैं ना, लड़का सब बहुत सेंट मारता है, तो देखिएगा उसके अंदर जो भी लिक्विड भरे रहते हैं उसके ऊपर एक छोटी सी नली में आपको प्रेस करने के लिए दे देता है। जब आप प्रेस करते हैं, दबाव डालते हैं नीचे, तो छोटी सी चीज़ों से वो बहुत अच्छे से निकल पाती है। तो डिटेल्स में हमारे घटना चक्र साहब ने क्या कहा वो देख लेते हैं। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। बर्नौली सिद्धांत स्विस गणितज्ञ डैनियल बर्नौली द्वारा दिया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके सामने। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस समय पानी से भरे गिलास जैसे ही बर्फ का टुकड़ा डालेंगे, तो डालते समय ही बर्फ का टुकड़ा जब पानी के अंदर जाएगा तो आधा पानी गिरा देगा, है ना। और जब वो पिघलेगा तो उतनी ही जगह को भरेगा जितनी जगह वो खाली किया था, तो जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? करके देख लेना भाई। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ये काफी महंगा सवाल है और बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए। गोल चीज बहुत ही कम क्षेत्र जगह घेरता है, इसलिए घरों में जगह कम है तो सीढ़ियां गोल बनाई जाती हैं। लोहा की सीढ़ी अक्सर गोल होती है शहरों में। सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? सबसे ज्यादा श्यानता यानी कि गाढ़ापन किसमें होता है भैया? शहद में होता है, और दूसरा खून में, तीसरा जल में और चौथे वायु में। ये से क्वेश्चन पूछे हैं बीपीएससी हमारे। अगला सवाल, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, महंगा हुआ है मार्केट में। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि दबाव बढ़ने से तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। बोलिए, यही बात है ना? बोलिए, आंसर बोलिए आप लोग, काहे नहीं बोलते हैं जी? हाँ, 7 नंबर का जो ये कहता है उच्च दबाव कारण पानी निम्न तापमान कैसे? गलत। उच्च दबाव, हाँ ये सही है। पानी उच्च तापमान, उच्च बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिटेल्स है जो हमने आपको पहले समझा दिया। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि। तो बैरोमीटर जो है हमारा वातावरण वायुदाब मापता है, जो 3 कंडीशन पे काम करता है। केस 1 कहता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो मौसम साफ सुथरा होगा, धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो मौसम कैसा होगा? बारिश जैसा होगा। लेकिन एकाएक गिर गया तो मौसम तूफानी होगा। यहां क्या कह रहा है? बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है, तो अत्यंत साफ मौसम है, शुष्क मौसम, एकदम बढ़िया मौसम, कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरा है, बहुत बढ़िया। तो तीनों केस हमने आपको समझा दिए, यही यहाँ दिया हुआ है। अगला सवाल लेते हैं जो कि अगले पेज पर है, और इसे हम पहले करेंगे जूम, फिर हम करेंगे आपके लिए सारे प्रश्नों का डिटेल। और जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, अब हमारे जो टॉपिक है वो है प्रकाश यानी लाइट, फिजिक्स का बहुत ही मजेदार टॉपिक लाइट। चलिए, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा। दृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि जितने को हम लोग देख सकते हैं दृश्य प्रकाश का, तो एनसीईआरटी कहती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800, लेकिन ये भाई साहब दिए हैं 39 एंगस्ट्रॉम से 7600, तो यही सही जवाब है, यही मान लेते हैं, क्योंकि और भी कोई ऑप्शन इसके आसपास भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सौर विकिरण निम्न में से किस प्राश में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस प्राश में दिखता है भाई?
तो वो जो दिखता है वो 400 से 700 nm प्रास में दिखता है। आगे बढ़िए। कैंडला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह क्या है? तो कैंडला जो है वो 8 पाई ल्यूमेन प्रकाश को पैदा करता है। कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। सही कथन चुनिए। तो चलिए चुनते हैं। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, ऐसे ही बात बताया। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। बैगनी लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, ये गलत बात है भाई। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ये ना सही बात है। और बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, भैया ये बात गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है दोस्त। और भी ऑप्शन आपको देखना है तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भाई, देख लो, ऑप्शन बी ही सही है। आगे बढ़िए। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। बहुत अच्छा सवाल। प्रकाश जो है कांच से जाते हुए उसकी गति क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। कोई दिक्कत? सबसे अधिक वायु में होती है, निर्वात में होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वाह क्या गति है प्रकाश की भाई। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? बिल्कुल है, प्रिज्म द्वारा। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, एक प्रिज्म में हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं और इसके 7 पट्टी पे उतार देते हैं। बैजानी हा पीनाला, है ना? चलिए याद है तो बहुत अच्छे हैं आप लोग, सब कुछ याद है आपको, तनाव नहीं लीजिए, बीपीएससी आपका होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोरा होगा। कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए। भैया उत्तल लेंस पे बना रहा हो तो कौन सा लेंस बना रहा है? उत्तल लेंस पे। कौन सा लेंस भैया? उत्तल लेंस पर। अभी काले रंग की पतली पट्टी बनाई जा रही है तो कम चमक वाला होगा, क्योंकि काला रंग अपने आप में सारी चीजों को अवशोषित कर लेता है। बात समझ रहे हैं? वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसीलिए गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए दोस्त। सारा प्रकाश रख लेता है, बहुत गर्मी लगेगी। सफेद कपड़े पहनने की सलाह इसीलिए दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि ये रहा आपके सामने। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। क्या है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, बहुत बढ़िया। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह क्या कार्य करे? रे भैया, तो जब भी किसी लेंस को पानी में डुबाते हैं तो क्या होता? उल्टा काम करने लगता है। तो एफ यानी फोकस लेंथ बड़ा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह ही काम करेगा। देखिए उत्तल लेंस जो होता है उसको पानी में डुबाएं कहीं डुबाएं, काम वैसे ही करेगा भाई। अवतल लेंस पलट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स में। देखिए उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार कर जाएगा, लेकिन उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, बस व्यवहार उत्तल लेंस के ही रूप में करेगा। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है। अगला सवाल है, दूरस्थ वस्तुओं को जल के महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है, इसलिए होता है क्यों? दूरस्थ वस्तुओं को जल के महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, ऐसा क्यों होता है? ये हमसे पूछ रहा, और ऑप्शन भी दे रखा है। क्या क्या है भाई? तो कह रहा है दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होते हैं। अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक, अरे भैया ये सब नहीं होता। उपयुक्त में से एक से अधिक, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है कि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। यही तो हमसे पूछ रहा है कि दिखाई नहीं देता भाई, क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि अस्पष्ट नहीं है ना। बात समझ रहे? बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो? समझ रहे हो तो लाइक करो भाई, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। समझ रहे हैं तो दबा लीजिए। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो भैया याद रख लेना, प्रकाश में कौन सा गुण नहीं बदलता है तो वो है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति ये नहीं बदलती है भैया, कुछ भी कर लो। आवृत्ति यानी पावर, ऊर्जा, एनर्जी,
भाई आपको कोई कितना भी कुछ कर ले, आपके अंदर जो एनर्जी है वो थोड़े बदल सकता है। रास्ते बदल दोगे, स्पीड बदल दोगे, है ना, आयाम बदल दोगे, चलो मंजिल चेंज कर दिया, रास्ते चेंज कर दिया, स्पीड चेंज कर दिया, वेग चेंज किया, त्वरण चेंज किया, लेकिन पावर कैसे चेंज कर? पावर तो जितना ही है उतना ही है। ये कीड़ा कहाँ से आ गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। रात का समय है, मैं बहुत रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि रात में सब चीज शांत होता है, इसलिए एक आध कीड़ा आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। भाई निकट दृष्टि, इसको एक आज ट्रिक बताते हैं दोस्तों, हम जीवन में नहीं भूलेंगे। कह रहा निकट दृष्टि, इसका मतलब निकट दृष्टि है, खराब क्या है? दूर दृष्टि। ये हमसे पूछ रहा है इसे क्या कहते हैं भाई, किस नाम से जाना जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, ये तो दूर दृष्टि है। प्रोसबोपिया, ये भी नहीं। मोतियाबिंद से थोड़े होता है। ग्लूकोमा भी, ये सब कोई जवाब सही नहीं है, तो ऑप्शन ई मार के निकलेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि को मायोपिया के नाम से जाना जाता है, मायोपिया। और याद रखिए निकट दृष्टि का मतलब निकट में तो दृष्टि है, निकट दृष्टि लिख के दे रहा भाई। अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना तो समझिए, निकट दृष्टि तो निकट तो दृष्टि है, दूर नहीं है। और दूर देखने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? अवतल लेंस। आई बात समझ में? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो? चलिए, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। बिल्कुल, देखिए मायोपिया लिखा है, ये ससुरा बड़ा खचरा है। निकट दृष्टि दोष नहीं लिखा, मायोपिया लिखा। भैया निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट दृष्टि है, दोष कहाँ है? दूर में है, तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए मेरा ट्रिक काम किया कि नहीं? अब कह रहा है निकट दृष्टि, तो निकट दृष्टि तो कह ही रहा है, दृष्टि मतलब क्या है? दिखाई देना। कहते हैं उसकी दृष्टि है, उसकी दृष्टि चली गई, तो दृष्टि का मतलब है, दिख रहा। कहाँ दिख रहा है? निकट। और नहीं दिख रहा है, दूर। यही बात समझ। अच्छा, लेंस कैसे क्लियर करेंगे वो भी देख लीजिए। ये है आपका उत्तल लेंस, जो किनारे में पतला बीच में मोटा है। अब इधर से आप लाइट देंगे तो ये बीच में ज़्यादा देर तक रखेगा, इसका मतलब इसको आगे ज़्यादा दूर तक जाने नहीं देगा। तो ज़्यादा दूर तक नहीं देगा, तो निकट अगर किसी का खराब है तो आप यही लेंस में लगाएंगे भाई। बोलिए बोलिए बोलिए। और निकट खराब किसका होगा? जिसका दूर दृष्टि होगा। तो जिसके पास दूर दृष्टि है, यानी दूर में दृष्टि है, दूर दिख रहा है भाई, निकट नहीं दिख रहा है, तो लगाओ उत्तल लेंस इसको। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। और निकट दृष्टि तो इसके पास है, दूर नहीं है, तो दूर भेजने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, अवतल लेंस बीच में पतला किनारे में मोटा होता है, तो यहां से लाइट जाती तो दूर तक जाता है, तो दूर देखने के लिए अवतल लेंस लगाएंगे भाई। बात समझे? अगर अब भी आप नहीं समझे ना भैया, तब आपको इलाज की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? बिल्कुल अवतल लेंस से, कोई बात नहीं। निकट दृष्टि तो भाई दूर देखना है उसको भाई, तो दूर देखने के अवतल लेंस लिए ना। आगे बढ़िए। कुछ कुछ बातें ना भाई दिमाग में इस तरह बैठेगी आपकी, वो भी निकलेगी नहीं, वो लास्ट में निकलेगी। कहाँ? अंतिम संस्कार, अंत्योष्टि में। अब समझ गए? जो कमेंट में लिखिए अंत्योष्टि क्या होता है। अगला सवाल है दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट नहीं देख पाता। कि दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा भाई साहब, लेकिन पास की वस्तु को देख लेता है। आंसर क्या होगा? दूर की नहीं देख रहा, पास की देख रहा है, तो लिखेंगे क्या? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि तो है, दोष किस में है? दूर में। ये बात समझ में? भाई साहब आप भी कह रहे होंगे क्या आदमी हो यार, कैसे बताते हो? अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बराबर होता है। अवतल दर्पण ही अच्छा दर्पण है क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और वास्तविक चीजें हमेशा उल्टी दिखती है। अच्छे लोग उल्टे दिखते हैं, मैं उल्टा दिख रहा हूं ना आपको? नहीं नहीं नहीं, यकीन करिए, आप देखिए मैं उल्टा दिख रहा हूं। और आभासी बनाती है अवतल दर्पण, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। इसलिए गलत सलत लोग आपको सीधा रहेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे, वो तुरंत आपके अंदर घुस जाएंगे। बच के रहना भाई।
तो वक्रता केंद्र पर, सॉरी मैंने पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ा। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो दर्पण क्या कह रहा है भाई, बना के ही दिखा देते हैं आपको। ये है अवतल दर्पण, पीछे कलई कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है सिस्टम, कोई दिक्कत। ये हमारा राशि, ये है फोकस दूरी, ये अनंत है। तो क्या कह रहा है कि वस्तु के बराबर हो, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे सी पर वस्तु को, तो रिफ्लेक्ट होकर उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, तो वक्रता केंद्र होती। आगे बढ़ा जाए, नहीं आप बोलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए ये चीज दिख रहा है ना, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, किसने कहा नहीं होता भाई, हमने भी तो कहा 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंग को अलग कर दीजिए। आपने फिजिक्स में पढ़ा हो क्लास 10th में, प्रिज्म रखिए, एक पट्टी लगाइए, 7 रंग आ जाएंगे आपको। बैजानी हा पिनाला, क्या दोस्त? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए और लेते हैं अगला सवाल। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पूरा फिजिक्स खत्म करना है, नाटक नहीं करिए ज्यादा। पूरा फिजिक्स का प्रीवियस ईयर देखना है, बीपीएससी 70वां निकालना है भाई, एसडीएम बनना है आपको, डीएसपी बनना है आपको। यदि किसी एक ऐनक की लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। +2 डायोप्टर तो 50 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसका प्रतीक डी होता है, और इसकी फोकस एफ यानी मीटर में व्यक्त करते हैं, तो 1d 1 मीटर -1। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता 1d कहते हैं, है ना। तो फोकस दूरी बराबर 1/, लेंस की क्षमता 1/2 बराबर 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर, इसको आप कह सकते हैं। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब आप तंतु को गर्म करेंगे। क्लियर है? गर्म करेंगे, इसीलिए तो ट्यूबलाइट बनाया गया भाई। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है? हाँ होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। बिल्कुल, अवतल दर्पण ही क्यों होता है? अब आप सवाल करिएगा, लेकिन हम यहाँ डिटेल नहीं बताएंगे, आप कमेंट में लिखिए जो लोग जानते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल्स है। इसमें कंसेप्ट बताने लगेंगे तो 1 घंटे की वीडियो 2 घंटे लगेंगे। जहाँ जहाँ जरूरत लगता है हम बता ही देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे आपको नहीं आता है, दोस्त नहीं कैसे आता है, बता ही देते हैं लोग। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। क्यों होता है समझिए। अवतल दर्पण जो है ऐसा होता है, अब अवतल दर्पण पर आप लाइट दीजिएगा ना, तो ये एक जगह फोकस करता है। कोई भी लाइट दीजिए एक जगह फोकस करता है। इसका मतलब अगर यहाँ हम चूल्हा रख दें और इस पर कुछ रख दें तो एक जगह गर्म करते करते खाना पका देगा। अतः नहीं, उत्तल चचा को देख लीजिए, ये है हमारे उत्तल चचा, इस पर लाइट दीजिएगा, दीजिए लाइट, ऐसा सरा टेढ़ है गर्दन, इन्हें उन्हें छिड़िया देगा। इसीलिए बस समझ में, कमेंट में करिए ये आपको समझ आया कि नहीं। अगला सवाल है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? माइक्रोस्कोप है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात। अगला सवाल चलिए लिया जाए, चलिए लेते हैं अगला सवाल, फटाफट लेते हैं। अब थोड़ा तेजी से लेते हैं। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो ट्यूबलाइट प्रकाश निर्भर रहता है ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त पर निर्भर रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे हैं। बल्ब का फिलामेंट तंतु टंगस्टन का बना होता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें निष्क्रिय गैस ऑर्गन भरी जाती है। सीसा पीवी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, किसके लिए? प्रकाश संचरण हेतु। प्रकाश संचरण हेतु पीवी यानी कि सीसा का उपयोग करते हैं। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं ताकि प्रतिबिंब अधिक से अधिक बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, नाई की दुकान में जाए तो अवतल दर्पण लगाता तो पिक्चर को बड़ा करके दिखाता तो बाल काटने में आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सी नहीं बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी पढ़ाया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस होंगे? तो पढ़ने के लिए काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के होंगे भैया? उत्तल होंगे भाई, उत्तल होंगे। क्लियर है? पढ़ने के लिए उत्तल। दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है? तो दर्पण हमारा है अवतल। बड़ा प्रतिबिंब अवतल ही बना सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट सवाल को खत्म करते हैं, है ना। और इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को खत्म करेंगे हम लोग 3 वीडियो में, एक में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री, एक में बायो। फिर हिस्ट्री लेंगे, पॉलिटी लेंगे, ज्योग्राफी लेंगे, इकोनॉमिक्स लेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। प्रकाश की किरणें विकिरणों की प्रकृति होती है
तरंग एवं कण दोनों। प्रकाश हमारा तरंग भी है, प्रकाश हमारा कण भी है, ये बात आप याद रखिए। और प्रकाश ऊर्जा भी है, तीनों चीजें। विवर्तन झंझरी डिफ्रैक्शंस ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने की नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि नीली रोशनी जो होती है वो ज्यादा बिखरती, लेकिन उसकी आवृत्ति ज्यादा होती। बिखराव तेजी से होता है लेकिन पावर उसमें ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य कम होता है, आवृत्ति ज्यादा होती। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विवर्तन, ये चलिए डिटेल्स में मैंने बता ही दिया। रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो हमसे सही सवाल पूछा रहा, कौन सा कथन सही है? रमन प्रभाव प्रकाश के प्रत्यस्थ प्रकीर्णन का उदाहरण है, गलत है। प्रकर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है, एकदम सही बात है, यही है रमन प्रभाव। हमारे भारत के विद्वान थे रमन साहब, उन्होंने बताया आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला नीला लगता है क्यों? तो क्यों का जवाब आपको इधर मिलेगा, ऑप्शन नंबर देखिए। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। इसका मतलब है कि सूर्य से जो रोशनी आती है वो लघु तरंग है, तो वायुमंडल में वो काफी छिड़ियाता है, इसीलिए आकाश नीला दिखता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? भैया प्रकाश के अपवर्तन से समझिए ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो डिपेंड करता है कि वो सरल है कि विरल है, तो थोड़ा डिस्टर्ब तो करेगा ही करेगा भाई। तो हम लोग सोए कहाँ हैं? इस वायुमंडल में। ऊपर जाते जैसे जैसे जाएंगे तो वायुमंडल खत्म होते रहता है। तो हमारा यहाँ ये कैसा माध्यम है वही बताइए। तो ये हो जाएगा कैसा माध्यम? सघन माध्यम। और वो क्या होगा? विरल माध्यम, इसीलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पानी में रखा सिक्का उठा हुआ नजर आता है, पानी में डूबी छड़ मुड़ी हुई नजर आती है, मछली अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर लगती है। आई बात खोपड़ी में? प्रकाश का अपवर्तन। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से भैया, ये भी कोई बात है? प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो कांच में होगी न्यूनतम। यह भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आगे का सवाल फटाफट। बहुत बोर हो रहे हैं क्या भैया? मूवी देखने में तो बोर नहीं होते हो। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है, मजाक नहीं है। साइंस के लिए तो बेस्ट है, रामबाण है। अगर आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर लेते हैं साइंस में, तो मैं गारंटी देता हूँ 25 से 30 सवाल पूछते हैं साइंस में। बीपीएससी अपनी सिविल सर्विस एग्जाम में 70 बीपीएससी में भी पूछेगा, तो आप 1-2 सवाल छोड़ दीजिए, सारे सवाल हल कर देंगे। सूर्य के प्रकाश की धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 7 सेकेंड 17 सेकेंड ऐसे लिखा था, यहाँ 8 मिनट 5 है, तो सही जवाब यही है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं और वो सवाल है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। देखिए एक सवाल रिपीट कर दिया, हम आपको कहते तो आप बात नहीं मानते। यहाँ 8 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट और ऑप्शन ई भी है, तो ऑप्शन ई मारिए, क्योंकि सही जवाब है 8 मिनट 5 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार? तो भैया वैकल्पिक ऊर्जा का भंडार हमारा सूर्य देवता भयो नमः ही है। अगला टॉपिक है उष्मा एवं गतिकी। तो चलिए उष्मा और गतिकी से देखते हैं। पहला सवाल, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? तिर्यक पॉइंट कहलाती है, ट्रिपल पॉइंट। आगे बढ़िए और लीजिए सवाल। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में जो होगा वो 104 होगा। कैसे होगा? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर, पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई? 9/5 C + 32। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 का 104 होगा। किसमें? फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। संपृक्त गैस को छोड़ के, जो संपृक्त गैस है, कंप्रेस्ड गैस है, उसे छोड़ दीजिए, कमरा ठंडा हो जाएगा आपका। एयर कंडीशन में उसी गैस का तो प्रयुक्त हो जाता है, उसी गैस का यूज करते हैं हम एसी में। संपृक्त गैस लाइक अमोनिया। निम्न में कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? भैया कुचालक पूछ दिया। अरे भाई उष्मा का कुचालक, भाई साहब शीशा जो है उष्मा का कुचालक है। उष्मा को जाने नहीं देता, यानी गर्मी नहीं जाने देता, हीट जाने नहीं देता। आगे बढ़ा, चलिए आगे बढ़िए। स्टीम इंजन कैसे चलता है?
जल से, उष्मा से, कह सकते हैं भाप से चलती है। स्टीम इंजन किससे चलती है दोस्त? भाप से। तो भाप एक क्या है भाई? उष्मा है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? उष्मा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो डीजल इंजन आ गया, अब तो इलेक्ट्रिक भी आ गया। वातानुकूलित यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? गैस को दबाने में मुक्त करने से, जल के वाष्पीकरण से, जल को दबाने से, अरे गैस को संपृक्त करने से, दबाने से, कंप्रेस, इसीलिए तो कंप्रेसर लगा रहता है, प्रेस करता है गैस को, कंप्रेसर। आगे बढ़ते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा, हमारा शरीर हवा अधिक, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। सही जवाब है ना। आगे बढ़िए। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होगा? अंततः आप कमरे को थोड़ा गर्म करेंगे क्योंकि रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन नहीं। रेफ्रिजरेटर की अपनी कैपेसिटी है, तो जब आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, जिस वजह से कमरा गर्म हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं दोस्त और लेते हैं अगला सवाल। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दे, सेम सवाल रिपीट है, तो आप कमरे को क्या कर लेंगे? तो तापमान बढ़ा देंगे आप भाई, काहे छोड़ेंगे खुला? पागल हो गए हैं क्या? पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है -4 डिग्री। अरे भाई 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो पूछ रहा है भाई, माइनस में नहीं। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, और इससे ज्यादा ठंडा करेंगे तो पानी बर्फ में बदल जाएगी। व्हाट इट? आगे बढ़ते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा 122 फ़ारेनहाइट। तो ये जरूर फॉर्मूला आप याद रखिए, एक सवाल यहाँ से चिपका ही देता है बीपीएससी। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अधिक ऊंचाई पे जब द्रव का क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है, क्योंकि वहां वायुमंडल का प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए पानी खोलता भी नहीं है ऊंचाई पे। आगे बढ़िए और लीजिए अगला सवाल। सवाल नंबर नेक्स्ट 13 नंबर। डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। किसके कारण? उच्च विशिष्ट उष्मा, गुप्त लेटेंट हीट। गुप्त उष्मा के कारण, विशिष्ट उष्मा कहिए, गुप्त उष्मा कहिए, पानी में है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा का उष्मा अच्छा चालक है। उष्मा को चालक का बात, यानी कि लोहा जो है उष्मा का अच्छा चालक है। इसका मतलब तेजी से वो ठंडा होता है। कौन? लोहा। लकड़ी चालक है नहीं, तो लकड़ी में नहीं जाएगा भाई। बस में चालक समझते हैं ना, कोई चीज किसी के साथ गुजर जाए। तो जो लोहा है वो धातु है, वो उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए रात के समय उसमें ठंड आराम से जाती है और बहुत देर तक ठंडा रहता है। उसे छुएगा तो एकदम बड़ा अजीब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। अगला सवाल है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत बढ़िया, विचार करते हैं। यदि किसी मैदानी इलाके के अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाएगा। गलत। 30 डिग्री में क्या हीट वेव मांगे आप? यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री पहुंच जाए तो उसे हीट, अरे नहीं भैया, क्यों भाई 40-30 डिग्री को आप हीट वेव मानेंगे भाई? हीट वेव का मतलब है 45, 46, 48 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ना एक सही है ना ही दो है। आगे बढ़ा, चलिए आगे बढ़िए, बोलिए एक बार सियावर रामचंद्र की जय। तरंग गति अगला टॉपिक है हमारा, और पहला सवाल है, लोलक की कला अवधि, टाइम पीरियड क्या होगी? लंबाई पे निर्भर करेगा। जितना लंबा लोलक रहेगा वो टाइम पीरियड पे निर्भर करेगा। लोलक छोटा रहेगा तेजी से जाएगा आएगा। जैसे मान लीजिए एक झूला है, ये छोटा है और ये झूला इतना बड़ा है, तो ये तुरंत जाएगा वापस आ जाएगा। इसको जाने में भी बहुत टाइम, आने में भी बहुत टाइम लगेगा, है ना? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है भाई? तो ध्वनि तरंग कैसा तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई? बहुत अच्छा सवाल है, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ये वाला पढ़े होंगे आप, पढ़े कि नहीं पढ़े? ऐसा पढ़े हैं? तो ये हो गया श्रृंग, ये हो गया गर्त। क्लियर है? एक बार नीचे जाता है एक बार ऊपर। श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त।
आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है पहला, सॉरी चौथा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कहीं कोई तनाव है ही नहीं आपको। चलिए, कॉस्मिक किरणें हैं, बिल्कुल हैं, कॉस्मिक किरणें हैं। आवेशित कण, जितने भी आवेशित कण हैं वो सारे के सारे कैसे कण हैं? कॉस्मिक किरणें हैं। वातावरण में मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण किसके द्वारा गर्म होता है भाई? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, यानी सूर्य तो आती है शॉर्ट तरंग में, शॉर्ट विकिरण में, और जब वो पृथ्वी पर आती है तो वायुमंडल में मिलकर दीर्घ हो जाती है, जो यहीं रह जाता है, ऊपर नहीं जाता, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से वातावरण हमारा क्या होता है? गर्म हो जाता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंतों के रोगों के निदान में निम्न में कारणों का उपयोग करते हैं। एक्स किरणें, अल्फा किरणें किसका उपयोग करते हैं? आंत वाले भाग में। तो ऑप्शन 2 और है, वो भी देख लीजिए पहले। तो आप कहेंगे कि ये क्या है? बीटा और गामा। डॉक्टर क्या जाते हैं तो क्या कहते हैं? भाई एक काम करो, जाओ एक्सरे करा लो भाई, है ना? ऐसा थोड़े गामा करा लो, बीटा करा लो, नहीं ना, एक्सरे। तो एक्सरे का यूज करते हैं हम लोग किसी भी चीज को, खास करके इलाज में चेक करने के लिए। अगला टॉपिक आ गया ध्वनि। ध्वनि को मापा जाता है, बिल्कुल मापा जाता है, किसमें? आवृत्ति में। ध्वनि का मात्रक SI हर्ट्ज होता है, और मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। आवृत्ति को मापा जाता है, फिर वही सवाल पूछ दिया, ये देखिए हर्ट्ज में मापते हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा नापी जाती है? बहुत बढ़िया भाई, तीक्ष्णता की बात कर रही है। तो आवृत्ति कहाँ गई? आवृत्ति कहाँ गई भैया? ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य, है ना? आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। अगर कंपन की आवृत्ति अधिक तो इसका अर्थ ध्वनि की तीखी है और उसका तारत्व अधिक है। बात समझ गए? आगे बढ़िए और लीजिए अगला सवाल। क्या है सवाल? ये रहा आपके मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या है? जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति, कितना बार रिपीट हुआ देख रहे हैं? मैं कहता हूं तो आपको भरोसा नहीं होता। आप देख रहे हैं ना, मुझ पे भरोसा नहीं है आपको, घटना चक्र पे भी नहीं है, तो किस पे होगा भाई? बीपीएससी के वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, वहां से देख लीजिए, कहीं तो भरोसा होगा आप। और जब मैं आप चैलेंज दे रहा हूं तो भरोसा करिए ना, कर लीजिए, क्या करिएगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है, बिल्कुल होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वो क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? वाह, क्या सवाल है भाई। ऐसा करके वो ये क्यों ठीक कर रहा है? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करा रहा है, ताकि उसकी आवाज भी बेहतर निकले जब गाना बजे। क्या सवाल पूछता है भाई बीपीएससी, ऑर्केस्ट्रा से सवाल। वाह, दिल खुश कर दिया भाई आपने। आगे बढ़िए और लीजिए अगला सवाल, जो रहा आपके कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर। ये 100 डेसिबल की प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल, एक शोरगुल से एक आम बातचीत तो 30 से 40 होता है भाई। मात्र श्रव्य ध्वनि तो 20, नहीं ये भी नहीं होगा। शोरगुल वाली सड़क से 100 डेसिबल है, थोड़ा ज़्यादा है। तो एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल, एक मशीन, जो बड़ी सी मशीन चलती है फैक्ट्रियों में, वो 100 डेसिबल की प्रबलता निकालती है। इसलिए मशीन के आसपास आप बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, बिल्कुल है। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग क्या कहलाते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग कहलाते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। जो कुत्ता बिल्ली सुनता है, बिल्ली के सुनने का विस्तार, आवृत्ति विस्तार क्या है? 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहा ये आपके सामने। क्या है प्रश्न? ध्वनि का वायु में अनुमानतः है, क्या है? वेग। तो ध्वनि का वायु में 330 मीटर पर सेकंड चलती है ध्वनि वायु में। और माध्यम नहीं दीजिएगा तो ध्वनि चलेगा नहीं, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है।
गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के निम्नलिखित में किस किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग करते हैं भाई? पराध्वनि तरंग, अल्ट्रासाउंड कराता है ना लोग, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा जाता है, अल्ट्रासाउंड तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अगला टॉपिक है और बहुत मजेदार है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा इकाई है एम्पियर की। विद्युत धारा किस में मापते हैं? एम्पियर में। दोस्त कितना अच्छा और हलवा सवाल पूछा है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? जैसे ही बात शक्ति का आ जाए तो क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक क्या है? वाट कि कुलम्ब कि एम्पियर कि वोल्ट? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत हलवा सवाल है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। आप लोग कुछ नहीं करते हैं, झूठ मूठ के बैठा रहते हैं खाली। विद्युत शक्ति के बाद जैसे ही आए तो वाट, हमने पहले कहा था तो वाट है। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं ही बता देगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? 1 जूल प्रति कूलम आवेश को 1 वोल्ट कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्मिक किरणें हैं, बिल्कुल है। कैसी किरणें हैं? आवेशित कण हैं, ये पहले भी रिपीट हुआ है। विद्युत शक्ति भाई फिर रिपीट कर दिया इसमें, वाट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और लीजिए अगला सवाल जो कि है आपके सामने। ये टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मैकेनिकल एनर्जी। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जली तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो भैया गुना कर दीजिए, 100 गुने 10 घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट का खर्चा आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 समानांतर प्रतिरोध अच्छा वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या हो जाएगा? तो एक देखिए क्या कह रहा है, समानांतर प्रतिरोध। समानांतर प्रतिरोध में आपको भी पता है उसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी सबको जोड़ के एलसीएम लेना है तो ऑप्शन नंबर डी 4.70 किलो ओम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने आपको पहले ही बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा होता है। ये सब तो सॉरी माफ कीजिएगा, शुष्क सेल की बात कर रही है तो अमोनियम क्लोराइड की। किसकी है? अमोनियम क्लोराइड। डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है भाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका भी एक अच्छा ट्रिक है। देखिए डायनेमो क्या एक मशीन है, मशीन क्या होती है? यांत्रिकी कहलाती है, मैकेनिक्स मशीन। और डायनेमो से हमें क्या मिलती है? विद्युत मिलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कौन लेके आता है? डायनेमो। विद्युत मोटर में क्या होता है? तो मोटर क्या लेता है? इलेक्ट्रिक। और चलती क्या है? मशीनें। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। उलट दीजिए, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। बात समझ में आई? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? भैया ये भी कोई बात है, एमीटर से नापी जाती है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल लेते हैं और वो सवाल ही आपका, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? भाई सवाल क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो भाई बीपीएससी? एमीटर। मैं कह रहा हूं आप लोग को तो ये लोग मान नहीं रहे, आप रिपीट कर रहे हो। सारा साइंस का सवाल रिपीट होता है, ये मेरी गारंटी है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा उपकरण है, क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल सही बात, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश के विकिरण का घनत्व तो अधिकतम होता है। वाह, बहुत अच्छे सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए कि सूर्य की किरणें जब सीधी होती है तो बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसके कारण आज ज्यादा ऊर्जा मिलती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ साउथ। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में, यानी कि नॉर्थ और साउथ में। आइए लेते हैं अगला सवाल जो कि है, चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम द्वारा। किसके द्वारा भैया? प्लेटिनम द्वारा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल दिया गया। किस बात का दिया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया। भाई व्याख्या कर दिया इसने भाई साहब।
खोज नहीं किया इसने, व्याख्या किया, एक्सप्लेन। भाई कितनी अच्छी बात है। 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी में, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत, और आप एक काम देते हैं, कमेंट में लिखिए कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी प्रकाश विद्युत इफेक्ट की खोज किसने करी थी। भाई आइंस्टाइन तो व्याख्या करी थी, खोज कोई और किया था, कमेंट में लिखिए। विद्युत उत्पन्न करने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? ये ले भाई, ये भी कोई बात है। यूरेनियम का होता है, कोयला का होता है, ऑप्शन तो है यूरेनियम। मारिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़िए, अगला सवाल लेते हैं दोस्त, और वो अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का होता है? सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का। महका हुआ सवाल है, बीपीएससी पूछता है सारे महके हुए सवाल। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। थॉम्सन सार ने बताया था। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल निर्भर करती है, इस पर निर्भर करती है वोल्टेज पर, जितना वोल्टेज उतना स्पीड। पंखा विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः नरम लोहा का, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। और अगला सवाल है, क्या सवाल है? विद्युत संचरण यानी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिट के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण है कि उष्मा की हानि कम होती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडवार यानी चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? भाई 2 होती है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाले विजिलेंस दर्पण कैसा होता है? उत्तल होता है। अच्छी बात है ये। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, जो कि ये रहा। धारा घनत्व होता है, बिल्कुल। धारा घनत्व क्या होता है भाई? धारा जो घनत्व होता है एक सदिश राशि, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती? कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग की जाती है? टंगस्टन। बहुत ही अच्छी बात है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, और आर्गन गैस यानी निष्क्रिय गैस बढ़ी जाती है। आगे बढ़िए। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट के मापन पर आधारित होता है। kWh किलो वाट घंटा। बिजली की खपत किलो वाट घंटा से मापा जाता है, अतः विकल्प ये सही है। पहले ही मैं आपको बता ही देता हूं, तो डिटेल्स पढ़ने की जरूरत है नहीं। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? ट्रांसफार्मर द्वारा, डायनेमो द्वारा, चौक कुंडली द्वारा। उत्पन्न करने की बात कर रहा है भाई, डायनेमो द्वारा उत्पन्न करते हैं एसी करंट। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नहीं पढ़ा था आपने? पढ़ा था ना, तो पढ़ा था तो फिर क्यों भटक रहे हो भाई? अगला प्रश्न देखो। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? बिजली का निर्वहन होती है, चार्ज थोड़े होता है। विद्युत आवेश का संचय, कहाँ संचय करेंगे? बिजली का निर्वहन होता है। कहते हैं ना गांव में ठनका गिर गया, झंझावात। चलिए अगला टॉपिक है चालकता। ओम मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं, इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर है। विद्युत प्रतिरोधकता यानी रो बराबर RA/L। आगे बढ़िए। अर्धचालक वे सामग्री हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। बिल्कुल होते हैं। विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। यही सही जवाब है, ऑप्शन बी। कितना मात्रा लगाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए लेते हैं अगला सवाल, और बहुत ही जल्द हम अब समाप्ति की ओर चलेंगे। फिर आप लोग नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे और आराम से मोबाइल्स में रील्स देखेंगे, यही करते हैं ना। अतिचालक का लक्षण है, क्या लक्षण है? शून्य परागम्यता। अतिचालक जो है वो शून्य परागम्यता को दिखाता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, जबकि चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। दोस्त ये पढ़ना है जरूरी। आगे बढ़े। चलिए। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, बिल्कुल प्रेरण कहलाती है। ये
प्रेरण सिद्धांत, इंडक्शन मेथड कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सी तरल बिजली का कुचालक है? कौन सी तरल बिजली का कुचालक है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है तरल बिजली का कुचालक। नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का जूस अपनी प्रकृति में आयनिक होते हैं, अतः यह सभी विद्युत के सुचालक हैं, इसलिए उपयुक्त विकल्प डी सही उत्तर है। और आगे का टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए लेते हैं पहला सवाल। निम्न में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? दोस्त नहीं है पूछा है, तो अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 किरणें आपके पास है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, वो है अल्फा, बीटा और गामा है, एक्सरे भी है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। हाइड्रोजन तथा हीलियम, हाइड्रोजन तथा हीलियम का क्या होता है? संलयन होता है। चलिए आगे बढ़िए। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। दोनों याद रखिए क्या जाता है। आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और लेते हैं कुछ और जो सवाल आपके टॉपिक से बच रहे हैं। बस अब लास्ट है, कुछ ही क्षण है, दिल थाम के बैठिए, अभी तो पूरी बात बाकी है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर? पहले ही बता दिया। अनियंत्रित संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, किसका? यूरेनियम का। आगे बढ़िए। नाभिकीय रिएक्टर में D2 का प्रयोग, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है मंदक के रूप में, कि जो रिएक्शन होता है उसको थोड़ा धीरे कर देता है, मंद करता है, मंदक के रूप में होता है। भारी जल का प्रयोग रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, बिल्कुल करता है। अल्फा, बीटा, गामा सभी उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रेडियोधर्मी पदार्थ सब कुछ उत्पन्न करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है? हाँ बिल्कुल की जा सकती है, यूरेनियम से। आगे बढ़े, और जल से भी कर सकते हैं, कोयला और से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हवा से भी करते हैं। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा? श्रृंखला अभिक्रिया है तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। आगे बढ़िए। चलिए अगला टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, यूं कहिए साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर। 2G स्पेक्ट्रम में G है जनरेशन शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, जनरेशन, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। 2G, G फॉर जनरेशन, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, न जाने कितने जी। कहते हैं ना जनरेशन खराब है, पीढ़ी खराब है हमारी, है ना, लोग कहीं कहते हैं DNA खराब है। आगे बढ़िए। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? बिल्कुल बिंदु प्रति इंच से। किससे? बिंदु प्रति इंच से। डॉट पर इंच जिसे DPI कहा जाता है, कभी कंप्यूटर से प्रिंट करेंगे आप तो उसमें लिखा आता है DPI। कितने DPI पर रखेंगे आप? कम DPI रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रिंट देगा, ज़्यादा DPI कर देंगे बहुत तेजी से निकाल देगा। डॉट पर इंच, DPI फुल फॉर्म डॉट पर इंच। और चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं और भी सवाल, और जल्दी से करते हैं इस सेशन को समाप्त। आगे बढ़िए। अच्छा, इसका क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? कोबर, सिकरल, पाइथन, जावा। तो ऑप्शन डी, ये कंप्यूटर की भाषा है जावा, विजुअल बेसिक जावा ये भाषा है। आगे बढ़िए। अगला सवाल है, हाल ही में समाचार में देखी गई चैट जीपीटी का पूरा रूप क्या है? चैट जीपीटी क्या है भाई? तो चैट जीपीटी का अर्थ है वो है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफर। जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है चैट जीपीटी। निम्नलिखित में कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? अरे नहीं पूछ रहा भाई, बेसिक है, विजुअल बेसिक जावा है, फोर्ट्रन भी है, सी भी है, फास्ट नहीं है, ये कोई भाषा नहीं है भाई, फास्ट। निम्नलिखित में कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार के नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, स्लाइसिंग। ऑप्शन 1, 2, 3, केवल 1 या केवल 2? तो चलिए और भी ऑप्शन है, इसे भी देख लेते हैं। केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या है? 1, यानी 1, 2 और 3। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से फिर। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यूपीएससी से काफ़ी प्रेरणा लिया है यूपीएससी ने पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये भी अपनी टेक्नोलॉजी को उतार दिया। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है?
भाई विक्रम नाम है, विक्रम साराभाई हमारे साइंटिस्ट थे, उसी के नाम पे रखा गया है। उपग्रह का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई बताइए? ऊर्जा पैदा करने के लिए, टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए, प्रकाश के लिए? नहीं ना भाई। ये जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, यो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है और हमें वहां से मौसम की जानकारी, विधि व्यवस्था की जानकारी, संचार की जानकारी देता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई लगा के आ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो 10 जुलाई 1992 में छोड़ा गया। 92 याद रखिए, काम चल जाएगा। फ्रेंच गुआना से छोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं और लगभग अब अंतिम पड़ाव में है प्रिय व्यूअर्स। अब दिल थम के बैठे, अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कारक के नाम है लास्ट। रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वाटसन ने किया। रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वाटसन ने। अच्छा, रडार का पूरा नाम क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। कभी कभी डिटेक्शन भी पढ़ते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, बिल्कुल प्राप्त हुआ 1930 में। भौतिकी शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटन रमन थे, यानी कि सीवी रमन थे। उन्होंने वर्ष 1930 में यह पुरस्कार लिया। और अगर हम नोबेल पुरस्कार के बारे में देखिए तो सबसे पहले मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में 1913 में, भौतिकी में फिर मिला सीवी रमन को 1930 में, हरगोविंद को मिलेगा चिकित्सा में 1968 में, और चंद्रशेखर को भौतिकी में 1983 में, और लास्ट में अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र 2019 में मिला। आगे बढ़िए। टेलीस्कोप की खोज किसने करी भैया? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो साहब ने करी थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, दोनों भाई ने मिलकर किया, हवाई जहाज बना दिया भाई। सैल्यूट है इन लोगों को। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है, बिल्कुल आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। क्या उपयोग करता है? रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब लेते हैं विविध, यानी कि लास्ट टॉपिक है, घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्टर क्रिस्टल होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्त। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड गॉड पार्टिकल, ओहो हो, हिग्स बोसान, आइंस्टीन बोस कंडेंसेट, हिग्स बोसान कण है, गॉड पार्टिकल वही तो है, ईश्वर कण कण में है, तो फिजिक्स भी कहता है गॉड पार्टिकल। कोई दिक्कत? इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। चलिए आगे बढ़िए। हमारे भारत के लोग हमेशा कह रहे हैं कण कण में बस भगवान है, हर कण में भगवान। 2012 में CERN यूरोपियन प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित ग्रांट कण की खोज की गई थी। इसी कण का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिग्स बोसॉन, यानी गॉड पार्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं, करीब करीब अंतिम प्रश्न की पेजों में हम लोग हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना दोस्त, ये क्लास 6-7 की साइंस से उठा लिया भाई। पदार्थों के उसके रंग को जानने के लिए होता है। रंगीन पदार्थ की पहचान, पदार्थों की संरचना, रंगीन पदार्थों का प्रभावी आचरण, एक मिश्रण। तो डिटेल्स देखिए। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई मार के चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल डिजिटल के लिए सबसे अच्छा है, फोटोवोल्टिक सेल। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वाह भाई, तो सीधे गलत पे चलते हैं। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, यह कथन बिल्कुल गलत है। सही क्या क्या है? एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा का कम खपत करता है, एकदम सही बात है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करता है, सही बात है। एलईडी ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है। गलत क्या है ये? और पूछा भी क्या है? गलत ही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़िए। ध्यान क्या रखें? तेरा ध्यान किधर है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके ये यूट्यूबर इधर है। निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त होता है? ले भैया, फिर रिपीट किया, फोटोवोल्टिक सेल। क्या भैया बीपीएससी इतना रिपीट कर रहे हो? निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, CFC भी है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ई रखिए ना, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन है एक बार नजर डाल लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो ओजोन। इसमें सभी क्या है? ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस है। चलिए आगे बढ़ते।
निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो ऑप्शन बी जर्मेनियम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर में इसका उपयोग होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? आई थिंक 1975, 19 अप्रैल 1975 आई थिंक। क्या सही जवाब है? 1975। तो दोस्त बीपीएससी 17वीं टारगेट में लिए हैं और हमने आपके सामने रखा 2024 का अपडेटेड लेटेस्ट घटना चक्र का पूर्वावलोकन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किताब, जो कि सभी विषयों के साथ आता है और भी अलग अलग टॉपिक के साथ, जिसमें हमने उठाया है साइंस और पहला विषय फिजिक्स, जिसका पूरा किया 38 से 69वीं तक। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन पूरी है, तनाव लेने का नहीं, पूरा पढ़िए और सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। साइंस से 25 से 30 सवाल आते हैं और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्रीवियस ईयर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी 30 में से 28 सवाल सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। इसी बातों के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।